हाय एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग देखते हैं पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करें। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर that can be measured। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे वेट, स्पीड, एक्सलेशन। सो ये सारी जो क्वांटिटी होती है इसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस नेम ऑफ द यूनिट, ये दो चीजों की आवश्यकता होती है। यानी फिजिकल क्वांटिटी को हमको रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि मास ले लो। मास को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, प्लस हम उसे किस यूनिट में लिख रहे हैं। जैसे मान लो कि मास है 4 kg, तो यहाँ पे जो 4 है ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और केजी हो गया नेम ऑफ द यूनिट। उसी तरह से मैं बात करता हूँ स्पीड की। लेटेस्ट स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जो 5 है यह स्पीड का न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और मीटर पर सेकेंड नेम ऑफ द यूनिट। तो इस तरह से हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको बताने के लिए हमें मिनिमम उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और नेम ऑफ द यूनिट, ये दो चीजें हमें पता होना चाहिए। सो अब हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स का होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें जो फर्स्ट है ये है स्केलर। सो स्केलर क्वांटिटी की बात करें सो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड it is added by simple addition rule। सो जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और इसे अगर मुझे ऐड करना हो हम जो सिंपल एडिशन का रूल फॉलो करते हैं उसे फॉलो करते हुए ऐड करेंगे। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg। अगर मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपल अलजेब्रिक एडिशन होता है उस रूल को फॉलो करते हुए जो इसका टोटल मास हो जाएगा ये हो जाएगा 7 kg। तो इस तरह से जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो है वेक्टर क्वांटिटी। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है वेक्टर क्वांटिटी। सो जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होगा उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होगा। सो इट हैज बोथ it has both magnitude and direction।
सो जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है, और इसको अगर ऐड करना हो तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। सो इट इज एडेड एज पर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। सो जैसा कि हम लोग स्केलर क्वांटिटी में देखा था, वहां पे ऐड करना है तो वहां पे सिंपल एडिशन रूल को अप्लाई करते हुए हम ऐड कर देते थे। लेकिन वेक्टर में क्या है, हमें इसको अप्लाई करने के लिए एक डिफरेंट अप्रोच लगाना पड़ेगा, वो है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग जानते हैं वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, आप जानते हो जो वेलोसिटी होता है यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड और डायरेक्शन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए, स्पीड प्लस डायरेक्शन। जैसे मान लो एक पर्सन है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। एक पर्सन है जो 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे इसका वेक्टर फॉर्म में इसे लिखना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग जो डायरेक्शन होगा उसे हम लोग डिफाइन कर देंगे। तो आप जानते हो यहाँ पे इधर साउथ होता है, इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे देखो जो ईस्ट का डायरेक्शन है ई डायरेक्शन में है, मतलब ई डायरेक्शन में है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन में हो। तो ये ई डायरेक्शन में है, तो हम लोग ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट के डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो लेंथ है ये बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। सो लेंथ बताएगा मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, ये जो लेंथ है ये बताएगा 5 मीटर पर सेकेंड को। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो इसको हम अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एरो लाइन लगाएंगे। एरो लाइन किधर लगाना है, तो जिधर मेरा वेक्टर का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे देखो जो वेक्टर का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है, तो हम जो इसका दूसरा टिप है इस पे हम लोग एक एरो का साइन लगाएंगे। तो इस तरह से देखो जो हमारे पास वेक्टर था इसका लेंथ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है, और जो एरो का डायरेक्शन है इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। मतलब अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन पता है तो हम लोग बोल सकते हैं जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका डायरेक्शन है वो है ईस्ट के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो एरो है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो इस तरह से आप लोग इस रूल को फॉलो करते हुए आसानी से किसी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस फॉर्म में। सो अभी क्या है, आपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब मान लो हम लोग वेलोसिटी को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, v के ऊपर एक एरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें मोड लगा देंगे, तो ये बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कभी कभी क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड के रूप में ऐसा दिया रहेगा, या फिर ये जो वेक्टर फॉर्म लगा हुआ है ऊपर एरो लगा हुआ है इसको हटा दें,
तो भी यह मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से अगर आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो आप इसका या तो एरो हटा दो या फिर एरो के साथ दोनों तरफ मोड़ लगा दो। तो इस तरह से आप लोग इस नोटेशन का यूज कर सकते हो। सो हम लोगों ने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इक्वलिटी ऑफ द वेक्टर। सो यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिखेंगे इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। सो अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है सो उसके इक्वल होने का क्या कंडीशन होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। सो अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है तो इक्वल होने का जो कंडीशन है तो होता है ये होता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। शुड सेम मैग्नीट्यूड should same magnitude and direction। इट मीन्स अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उसका तो मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए प्लस उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। जैसे मान लो एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। मान लो इसका लेंथ है 5 यूनिट और इसका लेंथ है 5 यूनिट और इसका डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में और इसका डायरेक्शन भी है इस डायरेक्शन में। इसका डायरेक्शन ईस्ट है इसका डायरेक्शन ईस्ट है। तो यहाँ पे देखो जो वेक्टर ए और बी है इसका मैग्नीट्यूड सेम है। ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और इसका डायरेक्शन भी सेम है। इसका डायरेक्शन भी सेम है। तो हम बोल सकते हैं जो ए और बी वेक्टर है यह दोनों इक्वल है। मतलब यहाँ पे हम लोग वेक्टर ए को वेक्टर बी के इक्वल लिख सकते हैं। चलिए हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक वेक्टर है इस तरह से और दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में। इसे आप मान लो ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। इसका मान लो मैग्नीट्यूड है 5 और इसका मैग्नीट्यूड है 5। तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये वेक्टर को हम लोग इक्वल नहीं बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन डिफरेंट है। इसका डायरेक्शन डिफरेंट हो गया तो हम वेक्टर ए को नॉट इक्वल टू वेक्टर बी लिखेंगे। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक वेक्टर ए है जो कि 5 यूनिट का है और दूसरा वेक्टर है बी जो कि है 7 यूनिट का और दोनों का डायरेक्शन ईस्टवार्ड डायरेक्शन में है। तो इस केस में देखो जो ए का मैग्नीट्यूड है बी के मैग्नीट्यूड से डिफरेंट है प्लस इसका डायरेक्शन देखो डायरेक्शन इसका सेम है। तो इस केस में क्या है मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है। और हमने जो इक्वल होने के लिए क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए प्लस डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो इस केस में क्या है ये वेक्टर बी के बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से दो वेक्टर आपको पता हो तो दोनों इक्वल है या नहीं ये आप पता कर सकते हो। सो हमने देखा कि हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उस केस में दो वेक्टर इक्वल है या नहीं ये हम कैसे पता करेंगे इसका हम लोगों ने जो रूल था उसे देखा। सो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास अगर दो वेक्टर दिया हो तो दोनों इक्वल है या नहीं उसके लिए दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन दोनों सेम होगा तब दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर बाय नंबर। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर।
तो आप मान लो एक वेक्टर ए दिया हुआ है, सपोज दैट इस वेक्टर को हम लोग के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लो एक एक नया वेक्टर बी बन गया। तो इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा के वेक्टर ए का मोड, और ये हो जाएगा के इंटू। तो इस तरह से जो नया वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड जो ओरिजिनल वेक्टर था उसका के टाइम हो जाएगा। इसको और अच्छे समझने के लिए इसे हम के का कुछ वैल्यू मान के देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये वेक्टर ए है, सपोज दैट ये जो वेक्टर का डायरेक्शन है कुछ इस तरह से, ये है वेक्टर ए। सपोज दैट के का वैल्यू है 2। तो यहाँ से यहाँ पे देखो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी दोगुना हो जाएगा। अगर ये इसका मैग्नीट्यूड दुगुना होगा तो इसका लेंथ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको, ये हो जाएगा 2 इंटू ए वेक्टर। तो यहाँ पे आप देखो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, इस केस में जो इसका मैग्नीट्यूड था डबल हो जाएगा लेकिन इसका डायरेक्शन सेम रहेगा। अगेन मान लो आप के को लेते हो निगेटिव साइन के साथ -2। जब हम -2 लगाओगे इसमें केस में क्या होगा, इसका लेंथ तो डबल हो जाएगा। यहाँ पे जो -2 है तो जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर था और जो नया वेक्टर बनेगा इसका दुगना होगा लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। इस वाले में देखो डायरेक्शन इधर था, मतलब जहाँ पे हमारा ओरिजिनल वेक्टर है उसके डायरेक्शन में है ये वाला वेक्टर, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। मतलब जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर है उसके उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा -2a। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि अगर कोई वेक्टर है, अगर उसे हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वह नंबर पॉजिटिव नंबर है तो उस केस में उसका डायरेक्शन सेम होता है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अलग हो जाता है। और वहीं अगर बात करें अगर वह नंबर निगेटिव है, उस केस में क्या होगा कि उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, मतलब जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है तो हम लोगों ने देखा था अगर वो दो क्वांटिटी अगर स्केलर हो उस समय में क्या करते हैं हम लोग सिंपल ऐड कर देंगे। लेकिन अगर वो दो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है उस केस में हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर करने के लिए बेसिकली दो मेथड्स हैं। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जिसे हम लोग हेड टू टेल मेथड कहते हैं, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, उसमें उसे हम लोग बोलते हैं टेल टू टेल मेथड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसमें देते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसे हम लोग हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है और इसे ऐड करना है वेक्टर बी से जिसका डायरेक्शन है इस तरह से। तो इसमें क्या कहते हैं, सपोज दैट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर ए। अब वेक्टर बी को प्लेस करना है इस तरह से जो वेक्टर बी का टेल है और जो वेक्टर ए का हेड है दोनों कोइंसाइड करें। तो यहाँ पे देखो जो वेक्टर बी है उसका टेल यहाँ पे है और जो वेक्टर ए है उसका हेड यहाँ पे है, तो हमें वेक्टर बी को यहाँ पे शिफ्ट करना है। अब क्या करेंगे, जो वेक्टर ए है उसका टेल को वेक्टर बी के हेड से ज्वाइन करेंगे।
सो जो ये लाइन होगा ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। इट मीन्स ये जो लाइन बन रहा है ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, जहां पे इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और जो इसका लेंथ है इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से आप इस तरह के सिंपल मेथड को यूज करके दो वेक्टर को आप लोग ऐड कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे वेक्टर को ऐड करने के लिए वो है पैरेललोग्राम मेथड या फिर टेल टू टेल मेथड। सो जो नेक्स्ट है ये है पैरेललोग्राम मेथड। तो अगेन हम इसे मान लो कि वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, कुछ इस तरह से जा रहा है। तो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है। तो हम अगेन यहाँ पे वेक्टर ए को ड्रॉ करते हैं। पहले वाले केस में क्या था, वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन किए थे। इस वाले में क्या है, दोनों का जो टेल है उसको मिला देंगे, मतलब दोनों को टेल को यहाँ पे इसको शिफ्ट करके टेल से टेल मिला देंगे। तो यहाँ से देखो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं दोनों के टेल को आपस में मिला दिया। अब क्या करना है, वेक्टर जो बी है इसके हेड से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि वेक्टर ए के पैरेलल हो और इसके मैग्नीट्यूड, उसका जो लेंथ होना चाहिए मैग्नीट्यूड, इसका वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। मतलब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वेक्टर ए के पैरेलल हो और इसका जो लेंथ है वेक्टर ए के बराबर हो। अगेन हम फिर अगेन जो वेक्टर ए का हेड है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वेक्टर बी के पैरेलल हो और जो इसका लेंथ होगा वेक्टर बी के बराबर होना चाहिए। तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखो इसका लेंथ इसके लेंथ के बराबर है, इसका लेंथ इसके लेंथ के बराबर है और ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में। तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह से पैरेललोग्राम बन जाएगा, जिसके कारण से इसे हम लोग पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे देखो जो इसका डायगोनल होगा, मतलब जो पैरेललोग्राम बना इसका जो डायगोनल होगा ये बताएगा इन दोनों के सम, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसका जो पैरेललोग्राम होगा इन दोनों के रिजल्टेंट को बताएगा। तो जो पैरेललोग्राम है ये बताएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को, और इसका जो डायरेक्शन होगा ये यहां से इससे इस डायरेक्शन में जाएगा ये। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि आप लोग हेड टू टेल मेथड और टेल टू टेल मेथड का यूज करते हुए आप कैसे दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो। तो हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन ऑफ द वेक्टर में, यहाँ पे मुझे बस एक माइनर चेंज करना होगा और हम आसानी से सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर को कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है और मुझे सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर बी को। तो यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हो आप वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। लेटस वेक्टर ए कुछ इस तरह से है और वेक्टर बी कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बी वेक्टर में माइनस साइन लगा हुआ है। तो हम जानते हैं अगर किसी वेक्टर में माइनस साइन लगा हुआ है इसका मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो ए प्लस माइनस और बी वेक्टर, मतलब इसको मैं उल्टा कर दूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखो, ये हो गया माइनस बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर, और यहाँ पे है एडिशन का साइन। अगर मैं इस वेक्टर को इस वेक्टर से ऐड कर दूं तो हमारा जो रिजल्टेंट हो जाएगा, हमको इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसे मुझे ऐड कर दूं, माइनस बी वेक्टर, तो इस केस में जो इसका रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली इस दोनों का जो डिफरेंस होगा उसके बराबर हो जाएगा। इसका जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के डिफरेंस के बराबर होगा। तो इस तरह से आप आसानी से, अगर मुझे वेक्टर का डिफरेंस निकालना हो, उस केस में क्या करेंगे, जिस वेक्टर में माइनस साइन लगा हुआ है उस वेक्टर को उस वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे और मुझे जोड़ देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे वेक्टर बी में माइनस साइन लगा था तो वेक्टर बी को का डायरेक्शन मैंने उल्टा कर दिया और वेक्टर ए में जोड़ दिया। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चलिए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लो वेक्टर ए दिया हुआ है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है वेक्टर ए, जिसका कि मैग्नीट्यूड है 4 और डायरेक्शन है टुवार्ड द नॉर्थ। और वेक्टर बी दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन है ईस्टवार्ड और इसका मैग्नीट्यूड दिया है 3। तो हमें बताना है कि यहाँ पे अगर वेक्टर ए को बी से माइनस करें तो जो न्यू वेक्टर बनेगा क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, जो वेक्टर बी है और वेक्टर बी में मुझे माइनस साइन लगाना है, तो इस केस में क्या करेंगे, अगर मैं इसको माइनस साइन लगाऊं वेक्टर बी में तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 3 रहेगा और ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। अब हमें क्या करना है, जो वेक्टर ए है और जो माइनस बी वेक्टर है इसे हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया वेक्टर ए जिसका कि मैग्नीट्यूड 4 है और ये हो गया माइनस ऑफ वेक्टर बी जिसका कि मैग्नीट्यूड 3 है। अब यहाँ पे मुझे 3 और 4 यानी जो वेक्टर ए है और माइनस बी वेक्टर है इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो आप जानते हो यहाँ पे अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे जो कि माइनस बी वेक्टर के पैरेलल हो और दूसरा लाइन खींचेंगे जो कि ए वेक्टर के पैरेलल हो। तो इस केस में जानते हो जो ये पैरेललोग्राम बनेगा इसका जो डायगोनल होगा वही इस वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा और ये एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 यूनिट। और इसका जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू 4/3 थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3। तो इस तरह से आपने देखा कैसे आप लोग आसानी से जो बेसिक रूल है उसको फॉलो करते हुए अगर मुझे दो वेक्टर के बीच डिफरेंस निकालना हो तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। सो हम लोगों ने देखा कि अगर मुझे दो वेक्टर दिया हुआ है तो हम उसे ग्राफिकल मेथड के द्वारा कैसे उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगर मुझे पास दो वेक्टर दिया हुआ है उस केस में जो उसका रिजल्टेंट निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये कैसे निकालना होगा। सो हम हेडिंग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सो हम यहाँ पे देखेंगे अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर दिया हुआ है तो उस केस में उसका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर दिया है बी, और इस दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है ये है थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी।
तो यहाँ पे देखो पहले हम देखते हैं जो थीटा एंगल है वेक्टर ए और बी के बीच ये क्या है। तो ये जो थीटा एंगल होता है, तो मान लो ये वेक्टर ए दिया हुआ है और हम वेक्टर बी को इसके टेल के साथ रखेंगे, मतलब दोनों का टेल हमको मैच करना है। तो यहाँ पे मैं दोनों का टेल को मैच कर दिया। अब जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है उसके बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो हो जाएगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो एंगल है, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे जो ये एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या है, मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी का पहले तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, फिर उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसके बाद डायरेक्शन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो ये वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा वेक्टर ए और ये वेक्टर हो जाएगा वेक्टर बी। तो आप देखो जो ये वेक्टर है बी वेक्टर और ये बी वेक्टर ये दोनों पैरेलल है। तो हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हैं। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस वाले लाइन पे। और हम जानते हैं इस केस में जो ये लाइन होता है, मतलब इसका जो डायगोनल होगा ये हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पे हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। सो जो ये लाइन होगा ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पे देखो आप, जो ये लाइन है सपोज दैट ये पॉइंट पी है, ये क्यू मान लो, इसको मान लो आर और इसको मान लो एस। तो यहाँ पे जो पी एस लाइन है ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमें बेसिकली हमें इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं फिर इसका डायरेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो जो ट्राइंगल पी क्यू आर है यह एक बना रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर देखो यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे जो ये लेंथ है, यहाँ पे जो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। सो जो पी क्यू है इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये एक वेक्टर होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसका स्क्वायर इक्वल टू पी आर। पी आर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस एस आर का लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जो पी आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी आर हो जाएगा जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ मान लो इसका मैग्नीट्यूड ए है प्लस डिस्टेंस बिटवीन एस एंड आर ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस आर क्यू। आर क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसे अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे b का स्क्वायर कॉमन ले लूँ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे देखो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ये हो जाएगा 1। तो इसे हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेक्टर ए वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर। तो देखो जो ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये टर्म। तो अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे ए और बी जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी उसके
मैग्नीट्यूड को बता रहा है और थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो इस तरह से आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके आसानी से जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को पता कर सकते हो। सो ये तो हम लोगों ने बात किया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो यहाँ पे देखो जो ये PQ है इसका लेंथ इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन हम या तो जो वेक्टर बी है उसके रिस्पेक्ट में बता सकते हैं या वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है। अगेन इन ट्राइंगल PQR, तो यहाँ पे देखो जो ट्राइंगल PQR है यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इट मीन्स अगर ये अल्फा है तो यहाँ पे जो टेन अल्फा हो जाएगा ये हो जाएगा RQ/PR। ये RQ है और PR को लिख सकते हो आप PS+SR। टेन अल्फा इक्वल टू RQ क्या है B sin थीटा, PS क्या हो जाएगा A और SR हो जाएगा B cos थीटा। तो यहाँ से जो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा टेन इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो इस तरह से जो अल्फा एंगल आ जाएगा ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू जो ए वेक्टर है वह रिजल्टेंट वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा ये वो अल्फा आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन प्लस जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को आप लोग पता कर सकते हो। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो हमने देखा हम किसी वेक्टर को ग्राफिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ग्राफिकल मेथड से चीजों को एनालिसिस करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में क्या करते हैं हम किसी वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में उसे लिखते हैं। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ वहां पे एक्स वाई और जेड एक्सिस के फॉर्म में हम लोग उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आप मान लो, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो इन जनरल वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है और इसका डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकता है। सो यूनिट वेक्टर की बात करें इट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह हमेशा 1 रहेगा। तो मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है। तो वेक्टर ए में क्या है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, मान ले 5 है 10 50 कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। तो मुझे किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, मान लो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 5, तो इस वाले वेक्टर में क्या है डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड 5 होगा इसमें, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से तो 5 कैंसिल होके इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो पहले था वह उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो उस केस में हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है यूनिट वेक्टर मुझे निकल के आ जाएगा। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस कुछ यूनिट वेक्टर पहले से डिफाइन किया हुआ है, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो मान लो यहाँ पे है दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे। तो इसे जो लिखते हैं ये होता है आई कैप। आई कैप जो है यह है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरह से अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखते हैं इसे बोलते हैं जे कैप। तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस की बात करें तो ये हो जाएगा के कैप। ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो मान लो एक वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड 5 है और वह अलोंग एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस है। तो हम उस वेक्टर को कैसे लिखेंगे? सपोज दैट एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन अलोंग एक्सिस एक्सिस है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसे मान लो आप वेक्टर ए है। इसे आपको लिखना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो वेक्टर ए इक्वल टू 5 आई कैप। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी अगर इस वेक्टर को आप मतलब इस वाले वेक्टर जो कि ग्राफिकल फॉर्म में दिया है इसे आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख सकते हो। उसी तरह से मान लो एक वेक्टर है जो कि अलोंग वाई एक्सिस है और इसका मैग्नीट्यूड है 10। तो इसे आप लिख सकते हो इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 10 इंटू जे कैप। इसी तरह से अगर अलोंग जेड एक्सिस होगा तो वहां पे हम के कैप लगा देंगे। तो इस तरह से आप लोग जो इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसी वेक्टर को हम लोग कैसे उसका जो यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ये हम लोग। सो अब हम लोग देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हमने देखा कि कैसे हम अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग हम जो है इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। तो आप मान लो एक वेक्टर है ओ पी और यह एक्स एक्सिस से बना रहा है अल्फा एंगल और वाई एक्सिस से बना रहा है बीटा एंगल। तो एक तरीका तो ये बोल सकते हो कि मान लो इसका मैग्नीट्यूड है ए। तो ये जो वेक्टर है ओपी वेक्टर, इसको बोलने का यह तरीका है कि भाई मेरे पास एक वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड ए है और वह एक्स एक्सिस से बना रहा है अल्फा एंगल पे। तो ये एक तरीका हो गया बोलने का। दूसरा तरीका है इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। तो आप यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ से पी से एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो आप देखोगे सपोज दैट ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है आर। तो यहाँ पे जो इसका लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा ए कॉस अल्फा और इसका लेंथ हो जाएगा ए कॉस बीटा। यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है, ये वाला ही परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। उसी तरह से ये एंगल भी 90 हो जाएगा। तो इसका लेंथ इसके लेंथ के बराबर होगा। आई मीन ये लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये हो जाएगा ए कॉस बीटा। तो आप मान लो यहाँ पे एक वेक्टर ये है और ये वेक्टर ए है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये ओ आर वेक्टर है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो जो वेक्टर ओपी है इसे लिख सकते हो आप, ओपी वेक्टर को लिख सकते हो ओ क्यू वेक्टर
प्लस क्यूपी वेक्टर। तो जो ओक्यू वेक्टर है ये अलाउंग एक्स एक्सिस है। तो आप जानते हो अगर मुझे अलाउंग एक्सिस एक्सिस में अगर किसी वेक्टर को लिखना है तो हम आई कैप से उसके जो मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अलाउंग एक्स एक्सिस उसका वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो ओक्यू वेक्टर है अलाउंग एक्स एक्सिस है और जो ये वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है ए कॉस अल्फा। ये हो गया मैग्नीट्यूड। और कोई वेक्टर को दिखाने के लिए क्या होता है डायरेक्शन देना पड़ता है। हम डायरेक्शन के लिए यहाँ पे लगा देंगे आई कैप। उसी तरह से क्यूपी है तो क्यूपी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये हो जाएगा ए कोस बीटा। और किसी वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास ओपी वेक्टर था इसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में हम लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप। मान लो यहाँ पे जो है एक अलाउंग जेड एक्सिस भी कोई कंपोनेंट होता है मतलब यहाँ पे जेड एक्सिस भी होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलावा मान लेते हैं ए कॉस बीटा जे कैप और मान लो कि यह जेड एक्सिस से बना रहा है गामा एंगल तो यहाँ जाता है ए कॉस गामा के कैप। तो ये जो हमारा टर्म आया इसे हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो ये टर्म है और ये वेक्टर है ये दोनों सेम चीज को बता रहा है। इस तरह से अगर कोई आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वहां पे आप या तो ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हो या फिर उसको वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो। तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप इसको आप डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा मेथड आसान होगा उसके हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जो हम लोगों ने वेक्टर एडिशन पढ़ा है उसमें हम लोगों ने क्या है ग्राफिकल मेथड का यूज किया। अब हम लोग देखेंगे अगर मुझे जो वेक्टर दिया है वो मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में दिया हो इट मींस आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में दिया हो उस केस में हम लोग कैसे हम वेक्टर को ऐड करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मान लो एक वेक्टर ए दिया हुआ है ये दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और एक वेक्टर बी दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हमें यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी इसको मुझे ऐड करना है तो इस केस में क्या करेंगे हमें निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो आई के साथ जो इसका कोफिशिएंट है उसको हम लोग एक साथ जो ऐड करेंगे और वहां पे आई कैप लिखेंगे मतलब जो आई का कोफिशिएंट है ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप। उसी तरह से जे वाले को एक साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। उसी तरह से के वाले कंपोनेंट को एक साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए जेड प्लस बी जेड के कैप। तो इस तरह से आप अगर मुझे जो वेक्टर है आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया हुआ हो उस केस में हम बेसिकली इस मेथड का यूज करके आसानी से दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि आई वाले को एक साथ ऐड करना है जे वाले को एक साथ ऐड करना है और के वाले को एक साथ ऐड करना है। तो मान लो हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस के कैप और वेक्टर भी दिया है 3j कैप प्लस 5k कैप। मुझे यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आई कैप है यहाँ पे आई कैप का कोई भी टर्म नहीं है तो ये हो जाएगा 2i कैप। यहाँ पे जे कैप है इस वाले में जे कैप नहीं है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3j कैप और यहाँ पे के कैप को ऐड करना है तो यहाँ पे 5 है यहाँ पे -1 तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4k कैप।
तो इस तरह से जो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो जब आप आगे के चैप्टर पढ़ोगे तो कहीं पे क्या है हमें डॉट प्रोडक्ट करना होगा और कहीं पे मुझे वेक्टर प्रोडक्ट करना होगा। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। सो इसमें क्या है बेसिकली हमारे पास दो वेक्टर दिया रहेगा और मुझे उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना होगा। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पे जो इस डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है ये है, इसको लिखते हैं ए डॉट बी। इसका जो वैल्यू आता है ये होता है ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है और थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे जो इसका मान आएगा ये हो जाएगा ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। तो जो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ये होगा एक स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो ये तो बात हम लोगों ने किया कि मुझे वेक्टर ए दिया है और वेक्टर दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अब मान लो यहाँ पे जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है वो आपको दिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में, तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो मान लो यहाँ पे वेक्टर ए आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है। तो मान लो ये दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरह से वेक्टर बी मान लो दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा इस केस में क्या करना है, जो आई वाला कंपोनेंट है उसको एक साथ गुना कर दो, जे वाला कंपोनेंट है उसको एक साथ गुना कर दो और के वाला कंपोनेंट है उसको एक साथ गुना करके ऐड कर दो। तो यहाँ पे आई वाला जो कंपोनेंट है उसको अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ये हो जाएगा ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो जो इसका जो मान होगा यह ए डॉट बी का हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है जो आई वाला कंपोनेंट है उसको एक साथ गुना कर दो, जे वाले को एक साथ और के वाले को एक साथ और तीनों को जोड़ दो। तो इसमें बेस्ट एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। मान लो हमारे पास वेक्टर ये दिया हुआ है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप और वेक्टर बी दिया हुआ है 2i कैप प्लस 5j कैप। हमें निकालना है ए डॉट बी का मान। तो यहाँ पे आई वाले को एक साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 2, जे वालों को एक साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू 5, 5 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 8। तो इस तरह से ए डॉट बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 8। तो यहाँ पे आप देखो ए डॉट बी है ए बी कोस थीटा। अगर यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो इस केस में ए डॉट बी हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर थीटा का मान 90 है तो ए डॉट बी 0 हो गया। इट मीन इसको हम ये भी बोल सकते हैं अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है और उसका अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है इट मीन जो वेक्टर बी ए है और वेक्टर बी है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आगे जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो वहां पे कई बार क्या होगा ए डॉट बी का जो मान आएगा 0 होगा। तो 0 कहीं भी आए तो मान समझ जाओ कि वहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। सो अब हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट।
तो हम लोगों ने देखा इन केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट जो उसका मान आ रहा था वो था एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका अपना डायरेक्शन भी होगा। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है। सपोज दैट वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इस दोनों के बीच का एंगल है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है इसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है ए बी साइन थीटा। जहां पे ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है और थीटा इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये तो हम लोगों ने बात किया जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है उसके मैग्नीट्यूड की। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करेंगे। तो मान लो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है बी। हमें निकालना है जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले जो दोनों का टेल है उसको हम मिला देंगे, मतलब ये हो जाएगा बी वेक्टर। टेल मिलाने के बाद एंगल थीटा देखेंगे क्या है। थीटा क्या होता है स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। उसके बाद क्या करना है हमको अपने पाम को रखना है जो पहला वेक्टर है उस पे। इट मीन्स यहाँ पे वेक्टर ए पहला है तो हम कुछ इस तरह से रखेंगे इस डायरेक्शन में और हम फिंगर को मूव करेंगे अलोंग बी। अलोंग बी मुझे फिंगर को मूव करना है जहां पे हमारा थीटा एंगल है उसके अलोंग। तो यहाँ पे देखो अगर इसको मूव करें बी के अलोंग तो ये कुछ इस तरह से जा रहा है आउट ऑफ द प्लेन। मतलब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा मतलब इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसका डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन होगा इस केस में। अगर ए और बी वेक्टर इस प्लेन में है तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी के वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन कैप। जहां पे एन कैप क्या है जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी से जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसका डायरेक्शन होगा। इट मीन्स और उसका जो एग्जैक्ट डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके हम उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो इसमें क्या है ये ग्राफिकल मेथड था। अब क्या करते हैं मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में दिया हुआ है। मान लो यहाँ पे वेक्टर ए दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और वेक्टर बी दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अगर वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग एक फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू हम आसानी से वेक्टर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ पे इसका जो भी कोफिशिएंट है इसको जीरो कहते हो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिखना है बी वाले का बी एक्स बी वाई बी जेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे आई कैप और हम देखेंगे इस वाले को देखना है। तो यहाँ पे देखो इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और घटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए वाई
बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन, अब लिखेंगे जे कैप के लिए, तो यहाँ पे जे कैप। अब देखेंगे इस वाले टर्म को, यहाँ पे अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस ये हो जाएगा बी एक्स ए जेड। तो हमने आई कैप देख लिया, जे कैप देख लिया, अब देखेंगे के कैप। के कैप हो जाएगा क्या, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, तो हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। सो ए क्रॉस बी, इसका वैल्यू जो है इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे ए बी वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में दिया हुआ है, तो वहां पे मुझे कुछ नहीं करना है, आई जे कैप लिखो और उसके नीचे पहले जो पहला वेक्टर दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट, फिर बाद वाले वेक्टर का कोफिशिएंट लिखो, यहाँ पे आई कैप लिखो और इस वाले को मिटा दो, इसमें इसको मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो यहाँ से आई कैप हो जाएगा। फिर लिखो माइनस साइन विद जे कैप, इस वाले को आप यहाँ से बंद कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म आएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, फिर घटा दो। फिर अगेन के कैप के लिए क्या करना है, इसको आप ढक दो, और ये जो चारों टर्म है ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई करो, फिर बी एक्स को ए वाई से, और यहाँ पे घटा दो। तो इस तरह से आप लोग इस मेथड को यूज करके आसानी से वेक्टर प्रोडक्ट निकाल सकते हो।